सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की क्या होती है, आपको पता ही है कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हर सरकार जो है 5 सालों के लिए आती है। ठीक है, और क्यों करने आती है? जनता को लूटने नहीं आती है, काम करने के लिए आती है। ठीक है, हम लोग चुनते हैं सरकार को कि वो हमारे लिए काम करेगी, देश को चलाएगी। तो भाई वो क्या कर रही है, उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ उसको खर्च करने जा रही है, इसके बारे में हमको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चाहे आप जो है राजकोषीय नीति कह लीजिए, चाहे आप इसको जो है राजकोषीय नीति कह लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसको जो है राजकोषीय नीति कैसे लिखते हैं, राजकोषीय अबे नीति कैसे लिखते हैं यार, इधर आएगी मात्रा, चाहे आप भैया राज देख लेना क्या कैसे लिखते हैं राजकोषीय नीति। ना पे क्या ये छोटी की, नहीं ना पे बड़ी है। अच्छा ऐसे, है। अच्छा देखिए, चाहे आप इसको राजकोषीय नीति कह लीजिए, चाहे आप इसको सरकारी बजट कह लीजिए, चाहे आप इसको सरकार की आय व व्यय नीति कह लीजिए, ये सारी की सारी जो हैं एक ही चीज़ें होती हैं। अब ये आपको क्या बताती है ये समझिए। राजकोषीय हर साल क्या होता है, मैंने बोला भाई कोई भी सरकार 5 सालों के लिए आती है, तो हर साल क्या होता है 1 फरवरी को चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, मोदी वाली सरकार की हम बात कर रहे हैं। तो हर साल केंद्र सरकार के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, फाइनेंस का काम है तो सिंपल सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर ही जो है बताएगा। तो हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, पार्लियामेंट के अंदर आपको जो है पूरा बजट जो है सुनाता है। उस बजट के अंदर क्या बताता है हर साल, अभी भी 1 फरवरी जो गई है पीछे, अभी भी जो है बजट आया था, तो वो इस बजट के अंदर क्या बताता है, वो इस बजट के अंदर ये बताता है कि आने वाले साल के अंदर, आने वाले साल में यानी कि 2023 के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड कितनी इनकम आने वाली है, कितना पैसा हमारे पास आएगा, जहाँ जहाँ जिन जिन सोर्सेज से सरकार के पास पैसा आता है, और हम उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं, इस पैसे का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है राजकोषीय नीति या सरकारी बजट या सरकार की आय और व्यय नीति के बारे में उसको आय और व्यय नीति कहते हैं, जो हमें सरकार की 1 साल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है, उसको राजकोषीय नीति या सरकारी बजट या सरकार की आय और व्यय नीति के नाम से हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि सरकार जो है कैसे इसको यूज़ करके सरकार कैसे जो है न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करती है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको कल बताया कि न्यून मांग का मतलब क्या होता है। न्यून मांग का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर मांग कम है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर क्या है, मांग कम है, लोग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे। और लोग गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि लोगों के पास आय नहीं है। और लोगों के पास आय क्यों नहीं है, क्योंकि रोज़गार नहीं है। और लोगों के पास रोज़गार क्यों नहीं है, लोगों को काम धंधों से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। इसको न्यून मांग की सिचुएशन कहते हैं। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है, उपाय बता रहा हूँ मैं इसका। सरकार क्या करती है, अपने खर्चों को क्या करती है, अपने खर्चों को तो जो है बढ़ा देती है, और अपनी आय को क्या कर देती है,
अपनी आय को जो है कम कर देती है। खर्चों को बढ़ाने का क्या मतलब है? खर्चों को बढ़ाने का ये मतलब है कि अब सरकार नए नए स्कूल, नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए पुल, सड़क, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा बनवाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, आप इससे क्या होगा, इससे डिमांड कैसे बढ़ेगी? अब जब सरकार नए नए स्कूल, नए नए हॉस्पिटल, सड़कें, पुल, इंडस्ट्रीज़, जब ये सब चीज़ें बनवाएगी तो इससे क्या होगा? जब सरकार एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा? इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अबे जब वही नए नए स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें बनेंगी तो लेबर हायर करनी पड़ेगी, लेबर ही तो काम करेगी और कौन करेगा? लोगों को काम धंधा मिलेगा, इससे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार से क्या होगा? आय होगी, और जब आय होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भाई हमारा मेन पर्पस क्या था? इनकम कम है क्योंकि रोज़गार नहीं है, तो सरकार ने रोज़गार दिया जिससे इनकम बढ़ी, अब वो डिमांड करेंगे। तो सरकार न्यून मांग की सिचुएशन में क्या करती है? अपने खर्चों को बढ़ा देती है और आय क्या कर देती है? आय जो है वो कम कर देती है। आय को कम करने का मतलब क्या है? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सरकार की आय का जो मेन सोर्स होता है वो होता है टैक्स। कोई भी टैक्स हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कैसा भी टैक्स हो, सरकार की इनकम का जो मेन सोर्स है वो है टैक्स। तो जब न्यून मांग की सिचुएशन चलती है तो मैंने लिखा है आय को कम कर देती है, मतलब सरकार जो है टैक्स वगैरह जो है लोगों से कम लेती है, टैक्स की दर को कम कर देती है। इससे क्या होगा? इससे लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, और अगर लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, अब लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड करेंगे। तो न्यून मांग की समस्या से सुलझने के लिए सरकार क्या करती है? अपने खर्चों में वृद्धि और आय में कमी कर देती है, जिससे लोगों के रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है और इनकम में इंक्रीमेंट होती है। क्योंकि न्यून मांग के अंदर दिक्कत क्या है? रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से इनकम नहीं है और जिसकी वजह से डिमांड नहीं है। तो सरकार इसी तरफ जो है फोकस करती है। अब हम बात करते हैं अधिमांग की। अधिमांग जो है ये क्या होती है? अधिमांग का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जो मांग है वो ज़्यादा है। मांग क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, इनकम ज़्यादा है लोगों के पास। और लोगों के पास इनकम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भाई रोज़गार वगैरह जो है लोगों के पास वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है। तो अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करना है? न्यून मांग की सिचुएशन में हमारे को क्या करना है? न्यून मांग की सिचुएशन में कैसे भी करके डिमांड को बढ़ाना है, कैसे भी करके डिमांड बढ़े। और अधिमांग की सिचुएशन में कैसे भी करके मांग को घटाना है कि डिमांड कम हो, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब इसका उपाय क्या है? अब सरकार जो है क्या करेगी? इस समस्या से सही करने के लिए सरकार क्या करती है? अब मांग ज़्यादा है, अब उल्टा कर देगी सरकार। अब व्यय तो कम कर देगी और आय जो है वो बढ़ा देगी अपनी। मतलब क्या हुआ इसका? अब सरकार नए नए स्कूल, नए नए हॉस्पिटल, सड़क, पुल, बांध ये सब नहीं बनवाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सब बनवाएगी तो लेबर हायर करनी पड़ेगी। लेबर अगर हायर होगी, उनको काम धंधा मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे तो वो डिमांड करेंगे। तो हमें तो डिमांड को घटाना है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ये सब काम नहीं कर, जिससे लोगों को काम धंधा नहीं मिलेगा और लेबर हायर नहीं होगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, इनकम नहीं होगी, तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे। तो खर्चों में क्या कर देती है? खर्चों में कर देती है कमी अधिमांग की सिचुएशन में, और आय को बढ़ा देती है। आय को बढ़ाने का क्या मतलब है? टैक्स वगैरह की जो रेट है उसमें क्या कर देती है? उसमें जो है इंक्रीमेंट कर देती है। टैक्स की रेट को बढ़ाने से क्या होगा? लोगों के पास पैसे कम रह जाएंगे, क्योंकि अब सरकार को टैक्स क्या होता है? टैक्स, जैसे इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो आपको अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सरकार को देना पड़ता है, वो इनकम टैक्स है। तो अब लोगों के पास पैसे कम रह जाएंगे, और जब लोगों के पास पैसे कम रह जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर जो लोग हैं वो कम डिमांड करेंगे।
तो इस तरीके से सरकार भी क्या करती है, न्यून मांग और अधिक मांग की सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपनी आय और अपनी व्यय में परिवर्तन करके न्यून मांग और अधिक मांग की सिचुएशंस को ठीक करती है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है, जैसे हमने कल वहाँ पे पढ़ा था कि क्या कहते हैं, न्यून मांग और अधिक मांग के जो है न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे हमने मौद्रिक नीति के, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ऐसे ही सरकार के पास भी तो कुछ उपकरण होने चाहिए ना, जिसका यूज़ करके वो अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करे। तो क्वेश्चन ये है, इसके उपकरण क्या हैं, क्या क्या हथियार हैं सरकार के पास जिसका यूज़ करके वो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकती है। तो 2-3 तो आपने अभी पढ़ लिए, कौन कौन से। सबसे पहला है टैक्स। टैक्स सरकार का सबसे बड़ा सोर्स है। मैंने बताया आपको कि जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स को कम कर देती है, ठीक है। और जब अधिक मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार टैक्स को बढ़ा देती है। क्यों कम करती है और क्यों बढ़ाती है, ये मैंने आपको बताया कि न्यून मांग में हमें मांग को बढ़ाना है इसलिए घटाती है, और अधिक मांग में मांग को घटाना है इसलिए टैक्स को बढ़ाती है। तो टैक्स सरकार का राजकोषीय नीति का सबसे बड़ा उपकरण होता है। दूसरा भी उपकरण आपने पढ़ लिया, इस उपकरण को कहते हैं सरकारी व्यय। मैंने आपको बताया कि कब सरकार अपने खर्चों को बढ़ाती है और कब सरकार अपने खर्चों को घटाती है। न्यून मांग में मांग कम है, मांग को बढ़ाने के लिए सरकार खर्चे ज़्यादा करती है, और अधिक मांग की सिचुएशन में मांग को घटाने के लिए सरकार खर्चे कम करती है। तो दो उपकरण तो जो है मैंने आपको यहीं पे बता दिए, एक होता है टैक्स और एक होता है सरकारी व्यय। तीसरा जो उपकरण होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं सार्वजनिक ऋण। इसको ज़रा समझेंगे ध्यान से। पब्लिक डेप्ट, सरकार क्या करती है, सरकार जो है जनता से लोन भी लेती है, ठीक है। अब कैसे लोन लेती है, वो अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं मोदी आएगा आपके पास कि ला अंजलि लोन दे दो तुम्हारे पास पैसे हैं, ऐसे नहीं। कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ प्रतिभूतियाँ होती हैं, उसको बेचता है लोगों को, उनसे लोन ले लेता है, बॉन्ड्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप खुद सोचो, न्यून मांग में हमें क्या करना है, न्यून मांग के अंदर हमको मांग को बढ़ाना है। कैसे भी, मांग कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा होगा। तो हमें ये बताना है इसके अंदर कि जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार को सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है जनता से ऋण, लोगों से लोन लेना, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि जब मांग कम है तो सरकार को जनता से ज़्यादा लोन लेना चाहिए या कम लोन लेना चाहिए। न्यून मांग की सिचुएशन में सरकार को जनता से कम लोन लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर वो लोन दे देगी, अगर जनता का पैसा सरकार के पास चला जाएगा तो फिर जनता डिमांड कहाँ से करेगी, पैसा ही नहीं होगा फिर लोगों के पास। पहले ही अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड कम है, और अगर और जनता लोन दे देगी तो फिर लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। भाई आप खुद सोचो, अगर कोविड के टाइम पे 2020-2021 के टाइम पे अगर सरकार जो है कई सारे बॉन्ड्स वगैरह इशू करती, जनता से पैसे लेती, जनता तो पहले ही कंगली थी उस टाइम पे, कहाँ से पैसा निकलता, और ले लेते तो फिर तो हो ही जाता कल्याण, फिर तो और डिमांड नहीं होती। तो न्यून मांग की सिचुएशन में सरकार को जनता से कम लोन लेना चाहिए, जबकि अधिक मांग की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अधिक मांग की सिचुएशन में जनता से ज़्यादा लोन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए जनता से ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला अधिक मांग की सिचुएशन में हमारा मोटिव है कैसे भी करके डिमांड को कम करना है। तो जब जनता से ज़्यादा लोन लेंगे तो जनता के पास पैसे कम रह जाएंगे, और जब जनता के पास पैसे कम रह जाएंगे तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे। तो तीसरा जो उपकरण है राजकोषीय नीति के अंदर सरकार के पास, वो क्या है, जनता से ऋण, जिसको हम सार्वजनिक ऋण के नाम से जो है जानते हैं। चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आरबीआई से उधार। मैंने बोला कि जो सरकार है
वो किस किस से लोन ले सकती है? वो जनता से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, दूसरे देशों से ले सकती है, दूसरे देशों की सरकारों से ले सकती है, किसी से भी ले सकती है। तो जनता, पहले मैंने आपको बताया जनता से लेगी तो क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ आरबीआई से उधार, आरबीआई से भी वो उधार ले सकती है, लेकिन मैंने आपको एक वर्ड बताया था, घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या वर्ड बताया था मैंने आपको? घाटे की वित्त व्यवस्था। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर सरकार आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई के पास पैसे नहीं होते तो उसको नोट छापने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो क्या हो जाती है, मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो बढ़ जाती है। और अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, उसकी वजह से फिर महंगाई जो है, फिर महंगाई होती है। तो इससे जो है किस तरीके से जो है फिर छुटकारा पाया जाए, क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ध्यान रखना है, जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, जब न्यून मांग होती है, न्यून मांग कम है, तो सरकार क्या करती है, सरकार ज़्यादा लोन लेती है आरबीआई से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमी के अंदर मांग को बढ़ाना है न्यून मांग में। तो जब नए नए नोट छपेंगे तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। जबकि अधिमांग की सिचुएशन में क्या करती है, अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई से सरकार कम लोन लेती है, क्योंकि अधिमांग में तो पहले ही डिमांड जो है क्या है, ज़्यादा है। अगर आरबीआई से और लोन ले लेगी तो भाई फिर तो और नोट छापने पड़ेंगे, नोट छपेंगे, लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी। फिर तो न्यून मांग की सिचुएशन में आरबीआई से ज़्यादा उधार लेती है, अधिमांग में कम। ये चार जो है ना, ये चार मेन, इसके सिर्फ चार ही हैं, ठीक है। मौद्रिक के ज़्यादा होते हैं, इसके केवल चार ही उपकरण हैं, जिसके अंदर है पहला टैक्स कब बढ़ाएगी कब घटाएगी, दूसरा है सरकारी व्यय, तीसरा है जनता से ऋण कब लेगी ज़्यादा कब लेगी कम, और चौथा है आरबीआई से उधार। इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब जो है कुछ जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसी तरीके से राजकोषीय नीति के उद्देश्य जो हैं ये क्या क्या होते हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति जो है वो क्यों बनाई जाती है, इसके मोटिव क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका मोटिव है वो है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजकोषीय नीति हो चाहे वो मौद्रिक नीति हो, सबसे पहला जो इसका मोटिव है वो है आर्थिक स्थिरता। सबसे पहला मोटिव है आर्थिक स्थिरता। का क्या मतलब होता है कि भाई ना तो अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग होनी चाहिए और ना ही अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग होनी चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ना तो न्यून मांग की सिचुएशन ठीक होती ना ही अधिमांग की सिचुएशन जो है ठीक होती। दोनों ही सिचुएशन ख़राब हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा जो मोटिव है सरकार का वो है भाई कैसे भी करके अपनी जीडीपी को क्या करना, बढ़ाना। चाहे मौद्रिक नीति हो चाहे राजकोषीय नीति हो, जीडीपी को बढ़ाना जो है एक कॉमन मोटिव है। कोई भी पॉलिसी हो, जीडीपी को तो भाई इंक्रीज़ करना ही करना है कैसे भी करके। तीसरा जो मोटिव है वो है कि कैसे भी करके रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना। सरकार को अपनी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि भारत जो है बेरोज़गारी के मामले में बहुत ही आगे है, तो सरकार को कैसे भी करके अपने राजकोषीय नीति के अंदर कुछ इस तरीके के कार्यक्रम, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम धंधा मिले और बेरोज़गारी की जो दर है उसमें क्या हो सके, बेरोज़गारी की दर के अंदर जो है कमी हो सके। इसलिए जो है राजकोषीय नीति बनाई जाती है। प्लस
अगला जो मोटिव है जिसके लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है, इसको कहते हैं संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि। इसका क्या मतलब होता है? संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि, इसका मतलब ये होता है संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि का, देखो दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं, एक होते हैं निजी, एक होते हैं सार्वजनिक। जो निजी वाले होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, उनको केवल प्रॉफिट चाहिए। और जो होते हैं सार्वजनिक मतलब सरकार, वो काम करते हैं समाज के कल्याण के लिए, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। जितने भी सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बने हैं। उनका काम है समाज का कल्याण करना। घाटे में जा रहे हैं, फ़ायदे में जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, समाज का कल्याण होना चाहिए। तो निजी वाला जो होता है वो कभी भी समाज के कल्याण के लिए नहीं सोचेगा। उसे क्या करना, वो अपने बारे में सोचता है, उसे प्रॉफिट चाहिए। तो भाई वो तो सोचेगा नहीं, तो सोचना किसको है फिर समाज के बारे में? सरकार को। अब जो क्षेत्र होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डेवलप्ड और एक होते हैं पिछड़े हुए। कोई भी उत्पादक हो, वो अपनी अगर इंडस्ट्री खोलना चाहेगा तो वो कहाँ पे खोलना चाहेगा? वो पिछड़े हुए क्षेत्र में तो कभी भी नहीं खोलना चाहेगा। वो चाहेगा कि भाई ऐसे एरिया में मेरी इंडस्ट्री खुले जहाँ सब फैसिलिटी हो। हर कोई बंदा डेवलप्ड में अपनी इंडस्ट्री को खोलना चाहता है, अनडेवलप्ड एरिया में नहीं खोलना चाहता। तो अगर सारी इंडस्ट्री, सारी उद्योग, सारा काम धंधा डेवलप में ही खुलता रहेगा तो अनडेवलप में तो कुछ खुलेगा ही नहीं। अनडेवलप ही रह जाएगा और डेवलप होता रहेगा। और तो संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार को अपने बजट के अंदर जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे उन क्षेत्रों की तरफ अपने बजट के माध्यम से विशेष ध्यान देना चाहिए, वहाँ के लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि पिछड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं वो भी विकास कर सके। वरना डेवलप होता रहेगा और पिछड़ा हुआ और पिछड़ा रह जाएगा, और देश के अंदर ऐसे ही क्षेत्रों के बीच में क्षेत्रीय असमानता जो है क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। इसका क्या नाम है? संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो संतुलित क्षेत्रीय का विकास का मतलब बैलेंस रहना चाहिए डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया दोनों के अंदर। प्लस दो जो सबसे मेन सरकार के जो हैं उद्देश्य होते हैं जिसके लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है, इसको कहते हैं, सबसे पहला जो है ये है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। ये सरकार का मेन मोटिव है राजकोषीय नीति बनाने का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर आय की असमानता जो है वो देखी जाती है। अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है, ठीक है। ये जैसे मैंने उस दिन बताया कि एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए छाप रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है एक बेचारा बंदा 1 साल के 1 लाख नहीं कमा पा रहा। तो ये जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और सरकार अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से इस तरफ ध्यान देती है। अमीरों की इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है, और गरीबों को, जो भी निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्थिक सहायता देके और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन वगैरह, गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, ये उनको बहुत ही कम कीमतों पे उपलब्ध कराती है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इम्प्रूव कर सके, और देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो ख़त्म हो सके। ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है राजकोषीय नीति बनाने का। और लास्ट इसका जो ऑब्जेक्ट है, राजकोषीय नीति जो है क्यों बनाई जाती है, बजट जो है क्यों बनाया जाता है, इसको कहते हैं संसाधनों का पुनः आवंटन। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझिए, ये लास्ट है।
संसाधनों के पुनः आवंटन का ये मतलब होता है, मैंने भी आपको बोला भाई दो तरीके के उत्पादक होते हैं, एक होता है निजी, एक होता है सार्वजनिक। निजी वाला काम करता है अपने लिए, उसे चाहिए प्रॉफिट, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी करके प्रॉफिट होना चाहिए। और जो होता है सार्वजनिक वाला, वो करता है समाज के कल्याण के लिए काम। तो सरकार को अपने बजट के अंदर कैसे भी करके, सबसे पहली बात तो कुछ प्राइवेट वाले प्रोड्यूसर को अट्रैक्ट करना चाहिए कि आप भी इस तरफ ध्यान दो, उनको सबसे फाइनेंशियली सब्सिडी देनी चाहिए कि आओ आप यहाँ पे प्रोडक्शन कीजिए, समाज के कल्याण के लिए काम कीजिए, हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। गरीब, आप वो वस्तुएं प्रोड्यूस करो जो गरीब लोगों को चाहिए, आप हमारी तरफ से सब्सिडी लो, उसे पैसा चाहिए तो सरकार कहेगी हमसे लो पैसा, लेकिन बनाइए, इनके लिए बनाइए। क्योंकि देखो अमीरों के लिए तो हर कोई बनाना चाहता है, अमीरों के लिए कोई भी प्रोड्यूसर निजी वाला बना देगा, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं बनाएगा, सरकार बनाएगी बस। तो सरकार तो बना ही रही है, सरकार के साथ साथ सरकार को अपने बजट के अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए कि निजी वाला भी इनके लिए बनाए। उसके लिए सरकार क्या करती है, जो प्रोड्यूसर अमीरों के लिए गुड्स बनाता है उस पर टैक्स लगा देती है, और जो गरीबों के लिए बनाएगा उसको जो है आर्थिक सहायता देती है। तो इस तरीके से सरकार जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या करती है, राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिक मांग की सिचुएशन को ठीक करती है, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता रह सके, जीडीपी बढ़ सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके, पिछड़े हुए क्षेत्र और डेवलप्ड दोनों ही क्षेत्र विकास कर सके, बैलेंस ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं पिछड़े हुए ही रह जाएं और डेवलप होते रहें। देश के अंदर आय की असमानता दूर हो सके, अमीर और गरीब के बीच का अंतर खत्म हो सके, अमीरों की इनकम पे टैक्स लगाती है, गरीबों को सब्सिडी देती है, और जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको बहुत ही चीप रेट पे जो है बेसिक नीड्स की चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। एंड लास्ट है संसाधनों का पुनः आवंटन, कि भाई कैसे भी करके प्राइवेट वाले प्रोड्यूसर भी गरीबों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए, कैसे भी करके, मैं तो बना ही रही हूँ, कैसे भी करके प्राइवेट वाले को जो है, जो अमीरों के लिए बनाएगा उस पर टैक्स लगा देती है, जो गरीबों के लिए बनाएगा उसको सब्सिडी देती है। टूल्स क्या है सरकार के पास, टैक्स है, टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है, गवर्नमेंट एक्सपेयर है, इसको बढ़ाना या घटाना है, इसके साथ साथ जनता से उधार है, ज़्यादा लेना है या कम लेना है, और आरबीआई से उधार है, ज़्यादा लेना है या कम लेना है। तो इस तरीके से राजकोषीय नीति क्या करती है, इस तरीके से राजकोषीय नीति जो है काम करती है। अब हम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले काम आ जाएगा। अब हम जो है इसके बारे में वहाँ से पढ़ेंगे तो हमको जो है प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि भाई राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके क्या क्या उपकरण होते हैं और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आ जाएगा, आपके याद आ जाएगा इसको देख के कि हाँ जो है हमने ये पढ़ा था। जल्दी से ले लीजिए, ले लिया? यस सर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति जो है ये होती क्या है। इसको अगर हम थ्योरेटिकल अगर हम समझें कि जितना भी अभी तक हमने बकवास पढ़ी है उसके माध्यम से क्या कंक्लूज़न जो है इसमें निकल के आता है कि भाई प्रॉपर डेफिनेशन हम इसके अंदर जो है क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और जो जो उद्देश्य जितना भी मैंने आपको पढ़ा है वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें से आप लिखना चाहते हो तो इसमें से भी लिख सकते हो, वही चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़े शब्द जो हैं वो इसके वाले होंगे अपने। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजकोषीय नीति क्या होती है, इसका महत्व और इसके उद्देश्य। राजकोषीय नीति जो है, कहाँ गया भाई, राजकोषीय नीति से आशय सार्वजनिक आय व्यय एवं सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति से है। मतलब कि सरकार की आय और सरकार की व्यय नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। इसमें शामिल बजट की वे सभी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत के द्वारा जमा की गई धनराशि, ऋण प्राप्त करना व भुगतान करना तथा वित्तीय प्रबंध है। आप बस ये लिख सकते हो कि राजकोषीय नीति का अभिप्राय एक वर्ष की अवधि के दौरान
सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का मदवार विवरण होता है। ये डेफिनेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय एक साल के अंदर अंदर जो सरकार को प्राप्त होने वाली है, एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, उसको जो है फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें सरकार अपने व्यय और अपने आगम का मतलब आय के कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्पादन रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन जो है बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। ये वाली डेफिनेशन जो है आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है राजकोषीय नीति के जो हैं मुख्य अंग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो राजकोषीय नीति के अगर हम मुख्य अंग की बात करें तो कर है, लोन है और व्यय है। तीन जो हैं इसके मेन अंग होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं कि ज़्यादा टैक्स लेना है या कम टैक्स लेना है, ज़्यादा लोन लेना है या कम लोन लेना है, या ज़्यादा खर्चा करना है या कम खर्चा करना है। इन तीन चीज़ों पे बेसिकली राजकोषीय नीति जो है फोकस करती है। देखो, इनकम का तो केवल एक ही सोर्स है सरकार के पास कि भाई टैक्स वगैरह जो आएगा वहीं से जो है सरकार की इनकम हो जाएगी। लेकिन इनकम का तो एक ही है, एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ करेगी, वो यहाँ पे है। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का एक व्यापक व प्रभावशाली प्रयोग विकास हेतु अति आवश्यक है। मतलब कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती है, ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर सरकार को ही विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ के अंदर मैंने आपको बताया जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लो होता है। विकास में तीव्रता लाना अल्प विकसित देशों की मुख्य समस्या होती है, जबकि विकसित देशों की समस्या विकास की दर को बनाए रखना। दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्प विकसित, जो डेवलप्ड ही नहीं है, वहाँ पे डेवलप्ड करना है, तो कैसे हमारा देश डेवलप होगा, वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है। और विकसित देशों की क्या है, वो तो डेवलप हो चुके हैं और ये डेवलप कायम रहे, ऐसा ही बना रहे, उनकी मेन समस्या ये होती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार राजकोषीय नीति जो है वो बनाती है। इस नीति से बचतों को प्रोत्साहित देकर पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अल्प विकसित देश के अंदर क्या प्रॉब्लम है, विकास की दर को बढ़ाना है। विकास की दर कैसे बढ़ेगी, जब देश के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, नए नए निवेश होंगे, पूंजी निर्माण होगा। और पूंजी निर्माण प्रॉपर डिपेंड करता है बचत पे। लोगों की बचतों को बढ़ाइए, जिससे निवेश बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा और अल्प विकसित देश जो है वो विकास कर सकेगा। धन के वितरण में असमानता को कम किया जाता है। इन देशों के अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको दूर करने, जो मैंने अभी आपको बताया, इनकम इनइक्वालिटीज़ होती है। और निर्धनों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देशी उद्योगों का संरक्षण किया जाता है। जो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें संरक्षण दिया जाता है, मतलब लाइक दूसरे देशों से गुड्स ना आए हमारे देश के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेट को लगाया जाए, आयात प्रतिस्थापन पे फोकस किया जाए, इस तरीके से। रही बात इसके राजकोषीय नीति के उद्देश्य की, तो राजकोषीय नीति के अंदर जो उद्देश्य लिखे हुए हैं ये वही उद्देश्य लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको जो हैं बताए हैं। मैंने आपको 6 उद्देश्य बताए हैं। आप चाहो तो उन्हीं 6 उद्देश्यों को जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडर करके जो है लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसने एक एक पॉइंट में करके लिख रखे हैं। वही विकास की दर को बढ़ाना और कीमतों में जो है ज़्यादा परिवर्तन ना होने देना और बचतों में वृद्धि करना और निवेश को बढ़ाना, आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना, विकास को प्रेरित करना, आर्थिक स्थिरता लाना। तो इसने भी उन्हीं पॉइंटों को आगे पीछे करके लिख दिया है। लेकिन जो मैंने आपको 6 बताए हैं, आप अगर वो भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, और एक दो इसमें से चाहो तो और लिख दीजिएगा, जो जैसे कि लाइक मूल्य वाला लिख दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा, बचतों में वृद्धि करना, उपभोग को नियंत्रित करना। ठीक है, 3-4 यहाँ से लिख लेना और बाकी जो 6 मैंने बताए हैं वो वहाँ से लिख लेना। अब हमारे जो हैं ये हमारा बेसिकली ये तो हो चुका है पूरा। इसमें आपको क्या बताना है सिर्फ कि राजकोषीय नीति क्या होती है, इसका महत्व और इसके उद्देश्य बताइए। राजकोषीय नीति का अर्थ जो मैंने बताया वो लिख सकते हैं।
या जो ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, ये वाली भी आप लिख सकते हैं। और इसके महत्व की बात करें तो महत्व ये पूरा लिखना है, ये बहुत ही अच्छा है। उद्देश्य जो मैंने बताया वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ये हम कल करेंगे। अभी हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, मौद्रिक नीति का मूल्यांकन और राजकोषीय नीति का मूल्यांकन। तो यहाँ पे भारत की राजकोषीय नीति के बारे में बताया गया है। इसमें सिर्फ ये डेटा का क्वेश्चन है कि पहले 1991 में कितना खर्चा करती थी, अब कितना कर रही है। ऐसी मौद्रिक नीति के अंदर भी आएगा कि उस टाइम पे CRR इतनी थी, SLR इतनी थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमको बतानी है। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कह रहा है डिस्क्राइब द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं इसने 3। आप इसको पूरा चाहो तो छोड़ सकते हो। जो मैंने बताया है सिर्फ वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इतनी देर से यार क्यों नहीं बोल रहे हो आप? यार तुम पागल वागल हो क्या? इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे हो?